सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जावेद हुसैन। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं लेखक का जीवन परिचय। जावेद हुसैन का जन्म 1945 में बिहार के नालंदा जिले में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा व साहित्य में अध्ययन कार्य किया। वह वर्ष 1977 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर वर्ष 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। जावेद हुसैन की प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी आदि। वे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करते थे। जावेद हुसैन ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षों को व्यक्त किया है। जावेद हुसैन की भाषा शैली प्रभावी है। उनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, तद्भव आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आइए छात्रों, अब जानते हैं पाठ का सार। सालिम अली की अंतहीन यात्रा। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। सबसे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई वापस लौटा नहीं सकता है। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में जा बसी हों। सालिम साहब का पक्षी एवं प्रकृति प्रेम। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। इस बात से वे क्षुब्ध रहा करते थे। वे कहते थे कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना आदमी की भूल है। ये अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। कृष्ण की बांसुरी का जादू। यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कृष्ण ने कब वृंदावन में रास लीला रचाई थी, जिससे सारा वृंदावन संगीतमय होकर रोमांच उत्पन्न करता रहा होगा। सभी लोग बंसी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे। वे आज भी जब यमुना के सांवले जल को देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि अभी कृष्ण यहाँ आकर बंसी बजाकर वही जादू बिखेर देंगे, पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से अछूता नहीं रहा है। सालिम अली का विशाल व्यक्तित्व। सालिम अली अपनी कमज़ोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आंखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी थी। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत अधिक योगदान था। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खिलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात। सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से एक बार मिले थे। उन्होंने साइलेंट वैली का रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बड़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वे भावुक हो उठे। वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है। कौन नए भारत की नींव का इतिहास रचेगा, कौन उसकी चिंता करेगा? कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं? लॉरेंस का संस्मरण। फॉल ऑफ ए स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संदर्भ में डी.एच. लॉरेंस के एक प्रसंग से उद्धृत करना समीचीन होगा। डी.एच. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा ने यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, मुझसे ज़्यादा जानकारी तो मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया को है। पक्षी प्रेम।
की प्रेरणा। बचपन की एक घटना ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया था। एक दिन उनके हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे। पक्षियों के रहस्य को खोजने और जानने के लिए नए नए रास्तों पर जाते रहे। सालिम निरंतर भ्रमण करते रहे। आज भी ऐसा लगता है कि मानो पक्षियों की खोज में निकले सालिम अली गले में दूरबीन लटकाए अभी आ जाएंगे। तो छात्रों, ये तो था पाठ का सार। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।